नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम साठोत्तरी कविता के प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगूड़ी का साहित्यिक परिचय करेंगे। साठोत्तरी कविता के सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगूड़ी का जन्म 1 जून 1944 को टिहरी गढ़वाल में हुआ। केवल 12 वर्ष की आयु में ही ये घर छोड़ देने के कारण इनकी आरंभिक शिक्षा किसी सुनिश्चित क्रम से न हो सकी। कहते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें इसने बताया था कि मैंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 11 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था। 5 साल का था, मेरी माता की मृत्यु हो गई थी और जिससे मेरे पिताजी का जो व्यवहार था वो थोड़ा सा कठोर था और भी कई पारिवारिक परिस्थिति थी जिसके कारण इन्होंने घर छोड़ दिया था। लेकिन बाद में वे संभल गए और इन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और सन 1959 में इनका परिवार उत्तरकाशी में जा बसा था। यह एक संयोग ही था कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले लीलाधर जंगूड़ी सन 1961-62 में फौज गढ़वाल रेजिमेंट में रंग रूट के तौर पर भर्ती हो गई। लेकिन इन्होंने स्वयं बताया था इंटरव्यू में कि मैंने वहाँ से भी ये नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मैं वहाँ से भागा नहीं। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि घर से भागना तो ठीक है, लेकिन हर जगह से भागना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को पकड़ लिया जाता है। तो बोल रहा था कि मेरा कोर्ट मार्शल होते होते बचा था, लेकिन मैंने वहाँ पर एक लेटर लिखा था और लेटर के जरिए ही मैं वहाँ अपनी नौकरी छोड़ के आया था। और उसमें मैंने ये बताया था कि मैं यहाँ रहकर देश की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं साहित्यिक क्षेत्र में उतरकर भी अपने देश की सेवा कर सकता हूँ। साहित्य के माध्यम से मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो उसमें इसने जो कारण लिखा था वो ये था। इस दौरान उन्होंने शिक्षा आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया तथा कहानी के शिक्षा संघ के अध्यक्ष भी बने। सन 1980 में इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में प्रौढ़ों के लिए लिखी हमारे आखर और कहानी के आखर नामक पुस्तकों का संपादन किया। इसके पश्चात उन्होंने राजस्थान के कवियों के संकलन लगभग जीवन का संपादन किया। सन 1981 में वे उत्तर प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग से जुड़े तथा विभागीय मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का संपादन भी किया। वे सन 1960 से लेकर अब तक निरंतर साहित्य रचना में लगे हुए हैं। रघुवीर शाही सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा उन्हें अनुभव के आकाश में चांद पर रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से तथा 2004 में पद्मश्री आदि से सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाएं हैं इनका जो पहला काव्य संग्रह था वो था शंखमुखी शिखरों पर। तो ये इन्होंने स्वयं बताया था, उस इंटरव्यू में बताया है कि मैंने जो पहाड़ों को जो शंखमुखी नाम दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया था। इसी से ये ज़्यादा चर्चा में रही कि शंखमुखी आकार के पहाड़ बताना, कि कोई कहता था तिकोने होते हैं, किसी ने अलग अलग नाम भले ही दे दियो, लेकिन शंखमुखी सबसे पहले लीलाधर जंगूड़ी ने ही बताई थी। इस यात्रा में चुनी हुई कविताएं, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी और भय भी शक्ति देता है। भय भी शक्ति लिखा जो इसने, तो उसके बारे में इसने बताया कि मैं भय ही शक्ति देता है तो मैं निश्चित हो जाता, तो मैं किसी भी बात के बारे में निश्चित नहीं होता, ठीक है, मैं अनिश्चित ही रहता हूँ। इसलिए मैंने इस कविता का जब नाम दिया भय भी शक्ति देता है नाम दिया, ना कि भय ही शक्ति देता है, इसलिए मैं कभी भी निश्चित ही नहीं होता, मैं अनिश्चितता को ही अच्छा मानता हूँ। हम अनिश्चितता के माध्यम से ही निश्चित तक पहुँचते हैं। अनुभव के आकाश में चांद, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में आदि। और आप बता रहे हैं कि 2020 में भी एक इनका काव्य संग्रह आने वाला है। गद्य लिखा इन्होंने हमारे आखर एवं कहानी के आखर, मेरे साक्षात्कार के लिए, पर्वतीय क्षेत्र में प्रौढ़ों के लिए। काव्यगत विशेषताएं हैं इसकी। श्री लीलाधर जंगूड़ी पिछले 5-6 दशकों से काव्य रचना में जुटे हुए हैं। इन्होंने हिंदी काव्य जगत में विशेषकर साठोत्तरी कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इन्होंने आधुनिक युग के नैतिक और भौतिक संकटों के साथ साथ मनुष्य की संवेदनशीलता को अपनी कविता का विषय बनाया है। इनकी कविताओं में जीवनगत यथार्थ का विविध रूपों में उल्लेख हुआ है। इनके काव्य में अभिव्यंजित जीवन का यथार्थ न तो कोई उत्सव है और न ही कोई विलाप।
अपितु वह यथार्थ की ऐसी आलोचना है जिसमें से जीवन के नए और अनजाने पहलू प्रकट होते हैं। वृक्ष हत्या में कवि कहता है, मुझे ही देखने पड़ेंगे अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े कौतुक। मैं ही हूं वह स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ बसंत का चित्र। आज सत्ता की हर व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक आदमी को चूस रही है। उस ऐसा ही आदमी को ऐसा ही बनाया जा रहा है तो वह स्वयं अपनी स्थिति से बेखबर नहीं है। तो इस बारे में भी इसने अपनी कविता में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। लीलाधर जंगुड़ी की कविता में समाज में व्याप्त विषमताओं पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। इनका व्यंग्य हल्की हल्की चुभन उत्पन्न करता है। परिवार की खाड़ी में लंगर डाल कर मेरा जहाज खड़ा है। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द खड़ा है में व्यंग्य निहित है। जंगुड़ी का जन्म पहाड़ी क्षेत्र में की प्रकृति में हुआ, इसलिए वे प्रकृति के विविध रूपों से छूते हुए प्रभावित नहीं रह सके। उन्होंने आदमी और ईश्वर की बातचीत के माध्यम से मानव के यथार्थ को भी देखने का प्रयास किया है कि तुम किताबों से उठकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो। हमने तुम्हें कैलेंडरों पर दिया है, आओ जूते और घड़ियों के ऊपर रहो, आदमियों के ऊपर इस वक्त खतरा है। कहता है ये गढ़वाल अक्षेत्र का होने के कारण पहले गढ़वाली में ही लिखता था, लेकिन कहते हैं कि मैं जो नए कवि उत्पन्न होते हैं वो पिछले कवियों की ही देन होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी परंपरा आगे बढ़ाई जाए। तो किसी ने इनको बताया कि आप हिंदी में लिखो, तब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, वरना ये प्रारंभ में तो सिर्फ गढ़वाली में ही लिखते थे। ये कहते हैं कि शब्दों जैसे आदमी की सीमा होती है, ऐसे शब्दों की भी कोई सीमा होती है, सीमा में बंद कर ही कोई काम किया जा सकता है। तो श्री लीलाधर जंगुड़ी ने काव्य के क्षेत्र में शिल्प के स्तर पर अनेक नए नए प्रयोग किए हैं। इन्होंने छोटी कविता, लंबी कविता के संपूजन को महाकाव्यात्मक स्वरूप प्रदान किया है। इनकी काव्य यात्रा में अनेक बड़े और खतरनाक मोड़ आए हैं जो ऐसे रचनात्मक जोखिमों की ओर इनकी काव्य यात्रा को ले जाते हैं। जहाँ कविता सामुदायिक जंजाल से मुक्त होकर जीवन के ठोस संदर्भों से जुड़ जाती है, इनकी कविताओं में प्रतीक योजना अत्यंत सार्थक है। प्रतीक खुद ब खुद बोलने लगते हैं, कथ्य भी हृदय को स्पर्श करने लगता है। लीलाधर जंगुड़ी नई कविता और अकविता के दौर से उभरे हमलावर युवा कविता के चर्चित कवि हैं। जंगुड़ी की कविताएं नए विपक्ष की कविताएं हैं जो इस अवस्था में आज के भारतीय मनुष्य की करुणा का पुनराविष्कार या उसकी तलाश में विचार के स्तर पर निर्भयता की हद से गुजरती हुई शिल्प के उद्रेक को सजीव नाटकीयता में अर्थांतरित कर देती है। दरअसल जंगुड़ी के काव्य के विकास का समय भी वही है जो धूमिल के विकास का था। सन 1960 के बाद पूरे भारत का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा बदल रहा था। नक्सलवादी विद्रोह ने हिंदी कविता पर पर्याप्त प्रभाव डाला था। युवा जनवादी कवि इस घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं और वे दिशाहीन युवा वर्ग की यथार्थ अभिव्यक्ति देते हैं। आज जब लगभग अधिकांश कविता शब्दों की सफेदी का कारोबार बनती जा रही है, तो लीलाधर जंगुड़ी उन कवियों में आते हैं जिन्होंने अनुभव और भाषा के बीच कविता को जीवित रखा है। वे एक सार्थक सर्जनता की कोख में जन्म लेते हैं। अनुभव को भाषा और संवेदना की नई प्रतीतियों में बदलने में निष्णात जंगुड़ी जैसे कवि को अक्सर किसी नई बात को कहने के लिए किसी गूंगे के शब्द को सा अवाक रह जाना पड़ता है। आज की संवेदन शून्यता की स्थिति को जंगुड़ी ने अपनी कविता अंतर्देशीय में बखूबी व्यक्त किया है। लंबी कविताओं की थ्योरी रचने के बजाय इन्होंने कविताओं में ही सैद्धांतिक और निर्मिति के बीज बोए हैं। उनकी लंबी कविताएं जितनी बौद्धिक और तार्किकता के साथ कथ्य को खोलती हैं, उनकी छोटी कविताएं उतनी ही प्राणवान होती हैं और संवेदनशील लगती हैं। जंगुड़ी की कविताएं मौजूदा अंधकार में लड़ी जा रही लड़ाई की कविताएं हैं। वे उस अंधकार को पहचानते हैं जिसने हमारे काल को छिपा दिया है। टटोलने से कोई फायदा नहीं, यह जरूरी नहीं कि टटोलने से ही सही जमीन मिले। काल की इस विकरालता को जंगुड़ी निरंतर शब्द देते रहे हैं। जंगुड़ी की कविता में भाषा अलग से चमकती है, लेकिन वे भाषा का उत्सव नहीं बल्कि दुर्विनार अभिव्यक्ति के लिए भाषा का कारगर इस्तेमाल करते हैं। उनकी कविता कितनी भी गद्यात्मक और नैरेटिव क्यों न हो, उसमें कविता की आत्मा बोलती है। एक ये मैटेरियलिस्ट पदार्थवादी थे। पदार्थ ये कहते थे कि शब्दों का निर्माण भी पदार्थों से होता है।
हमारी संस्कृत में देखा होगा कि इस शब्द की उत्पत्ति इस धातु से हुई है, धातु मेटल, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पदार्थ के बिना हम वास्तविकता में नहीं जी सकते, पदार्थ भी जरूरी हैं, पदार्थों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा शैली, लीलाधर जंगुड़ी जी ने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, सरस तथा धारा प्रवाह है। उनका भाषिक शब्द चयन अपने आसपास के परिवेश से संबंधित है। प्रसाद गुण इनकी भाषा में सभी जगह व्याप्त है। तो यथा प्रसंग व यथा कथ्य इनकी भाषा में माधुर्य व ओज गुणों का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि इनकी भाषा में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है, परंतु इनका व्यंग्य भी अत्यंत प्रखर है। इन्होंने अपनी भाषा में नए कवियों की भांति कुछ प्रतीक, उपमान और बिंबों की भी योजना की है। बच्चा प्रतीक का प्रयोग इन्होंने अपने लगभग सभी कविता संग्रह में किया है। ऐसा लगता है कि बच्चा ही इनको अंधेरी दुनिया से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहा है। इसी प्रकार इनकी भाषा में ऐन्द्रिक व अनुभूतिपरक बिंबों का सार्थक प्रयोग हुआ है। अनेक स्थलों पर इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों व आप्त वाक्यों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। इनकी शैली इनके कथ्य के अनुरूप वैविध्यपूर्ण है। इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति हेतु वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक व आत्मकथात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है। धन्यवाद।